ये कहानी दार्जिलिंग की कड़ाके ठंड की है, जब पहाड़ों के धुंध में एक साहित्यिक षड्यंत्र रचा गया। एक अनजान लेखक की प्रतिभा दोस्त के प्यार के लिए खतरा बन गई थी, परंतु मनमथ जिसे बर्बाद करने चला था, वो राज उसके बहुत करीब था। क्या एक संपादक की तीखी आलोचना अपने ही सबसे प्रिय मित्र का गला घोंट देगी, या उस छद्म नाम के पीछे छिपी सच्चाई सब कुछ राख कर देगी? चलिए सुनते हैं नफरत और पहचान के बीच छिड़ी ये रोमांचक दास्तान। छद्म नाम। प्रेस के साथ लंबी जद्दोजहद के बाद छुट्टियों से पहले ही पूजा विशेषांक बंग प्रभात छापकर बाहर निकाल लिया। अभी मैं डिस्पैच के संबंध में मैनेजर को जरूरी निर्देश दे ही रहा था कि हैट कोट पहने और मुंह में सिगरेट दबाए सतीश आधम का आते ही बोला, दार्जिलिंग चलो। सतीश मेरा बचपन का यार है। हम एक ही क्लास में पढ़ते थे, साथ बैठते थे और साथ ही घूमते फिरते थे। हमारे पंडित जी हमें कन्हाई बलाई की जोड़ी कहा करते थे। एंट्रेंस पास करने के बाद हम दोनों कलकत्ता के कॉलेज में आ गए। यही वो मोड़ था जहां से हमारे जीवन के आदर्शों में फर्क आना शुरू हुआ। सतीश हर बात में साहब बनने लगा, जबकि मेरी अपनी मातृभाषा के प्रति अनुराग बढ़ता गया। मैं बांग्ला पढ़ता और लिखता था, इसलिए सतीश अक्सर मेरा मजाक उड़ाता और जहां मौका मिलता मैं उसकी इस साहिबियत को खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकता था। इसके बाद सतीश विलायत चला गया और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटा, यानी साहिबियत के यज्ञ में उसने पूर्णाहुति दे दी थी। बचपन में हम जैसे एक जान एक दिल हुआ करते थे, अब वैसा तालमेल नहीं रहा। सतीश काफी बदल चुका है। अब शायद वह अपने मन की सारी बातें मुझसे साझा नहीं करता। इसके बावजूद हम आज भी एक दूसरे के परम मित्र हैं। सतीश ने फिर दोहराया, दार्जिलिंग चलो। मैंने पूछा, कब जा रहे हो? वो बोला, आज ही। मैंने हैरान होकर कहा, पागल हो क्या? आज वक्त कहाँ है? सतीश ने अपनी घड़ी खोली, दांतों से सिगार को थोड़ा दबाया और बोला, अभी सिर्फ 10 बजे हैं। ट्रेन 4 बजे की है, यानी पूरे 6 घंटे, 360 मिनट, ढेर सारा समय है। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, साहब अगर मुझ पर उपकार करके हिंदी ही बोल रहे हो तो जरा शुद्ध बोलो, अंग्रेजी का अनुवाद मत झाड़ो। राशियों के हिसाब से समय, ये कैसी भाषा हुई? सतीश थोड़ा अधीर होकर बोला, हाँ, तुम्हारी हिंदी महान है, बस ये बताओ कि चलोगे या नहीं। मैंने कहा, भाई तुम साहब बन चुके हो, तुम लोग जितना चटपट काम कर लेते हो, क्या हम काले आदमी वैसा कर सकते हैं? नहाने खाने में ही 12 बज जाएंगे, फिर थोड़ा आराम। सतीश ने उसे बीच में ही काट दिया, नॉनसेंस, ये सब बहानेबाजी छोड़ो। मैंने फिर पूछा, अगर दार्जिलिंग जाने का मन ही था तो 2 दिन पहले क्यों नहीं बताया? आज सुबह ही दार्जिलिंग से डॉक्टर सेन का निमंत्रण मिला है। मैं चौंक गया, क्या डॉक्टर सेन दार्जिलिंग में है? पूरे परिवार के साथ? उनकी बेटी भी साथ है? सतीश के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो बोला, बेशक, ये सच है कि डॉक्टर सेन की विदुषी पुत्री निर्मला ने मेरे दोस्त का दिल चुरा लिया है। अब मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने कहा, यह तो बड़ी आफत है। क्या 4 बजे तक इंतजार करना होगा? उससे पहले कोई गाड़ी नहीं है? सतीश ने किसी मंझे हुए अभिनेता की तरह एक लंबी आह भरी और कहा, नहीं। मैंने छेड़ने के लिए गाना शुरू कर दिया, उसे देखे बिना मैं कैसे रहूं रे, पल पल गिनते हुए दिन कटता नहीं रे। हालांकि मैं खुद कभी किसी महिला के प्रेम में नहीं पड़ा, लेकिन इस मामले की बारीकियों को बखूबी समझता हूं। सतीश को एक दिन इंतजार करने के लिए कहना वैसा ही था जैसे किसी शिकारी बाघ को अहिंसा का पाठ पढ़ाना। इसलिए जाना तय हुआ। हमने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और 4 बजे की गाड़ी से हम दोनों दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए। दार्जिलिंग स्टेशन पर गाड़ी रुकने से पहले ही खिड़की से दूर कुछ फासले पर दिखाई दिया कि डॉक्टर सेन अपने बेटा बेटी को साथ लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। एक बंगाली लड़की को इस तरह खुलेआम जूते मोजे पहनकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा देख मेरा तो जैसे पित्त ही जल उठा। अपने जीवन में मैंने कई ब्राह्म समाज की महिलाओं को देखा है और उनमें से 1-2 के साथ तो मेरा परिचय भी है, फिर भी पता नहीं क्यों इस दृश्य को देखकर मुझे एक गहरा धक्का सा लगा। सच तो यह है कि मैं स्त्री शिक्षा का बहुत बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन स्त्री स्वतंत्रता जैसी चीज मुझे व्यवहार में कभी रास नहीं आई। हालांकि यह सब कोई नई बात नहीं थी, फिर भी चूंकि सतीश की होने वाली पत्नी और होने वाली सास का मामला था, इसलिए मैं उन्हें एक नई दृष्टि से देख रहा था और मन ही मन अपनी अरुचि को दबा नहीं पा रहा था। मैंने हाल ही में अपने अखबार में इस विषय पर एक लंबा लेख लिखा है और भविष्य में इस पर और भी कड़क प्रहार करने के लिए सामग्री उसी समय मेरे दिमाग में उभरने लगी। समाज सुधार के नाम पर इस पश्चिमी सभ्यता के अंधे अनुकरण के खिलाफ कई तीखे और पैने वाक्य मेरे मस्तिष्क में श्रेणीबद्ध होने लगे, लेकिन जल्द ही उन विचारों को तितर-बितर होना पड़ा। गाड़ी से उतरते ही सतीश ने बिना किसी औपचारिकता के मेरा परिचय सबसे करा दिया। ऐसी स्थिति में एक भद्र पुरुष को क्या करना चाहिए या क्या कहना चाहिए, ये समझ न पाने के कारण मैं पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं थे, इसलिए मैं किसी मूर्ख की तरह दांत निकलकर चुपचाप वहीं खड़ा रहा।
सतीश को तो जैसे लोकलाज या शर्म नाम की कोई चीज छूकर भी नहीं गई थी। उसने बड़ी फुर्ती से निर्मला के भाई को सामान ढूंढने के काम पर लगा दिया और खुद निर्मला का साथ ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई जोक अपने शिकार को पकड़ लेती है। वो साए की तरह उसके साथ चिपक कर चलने लगा। निर्मला थोड़ी ही देर में चलकर मेरे करीब आई और बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मन्मथ बाबू, मैं आपके अखबार की एक नियमित पाठिका हूं। वो शायद कुछ और भी कहने वाली थी, पर पता नहीं क्यों कहते कहते रुक गई। तभी निर्मला की मां ने उत्सुकता से पूछा, मन्मथ बाबू, पूजा विशेषांक बंग प्रभा कब तक निकलेगा? मैंने गर्व के साथ जवाब दिया, पूजा विशेषांक? वो तो छपकर निकल भी चुका है। मिसेस सेन ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुझे मिल गया? निर्मला ने थोड़ा उदास होकर कहा, नहीं तो, अभी तक तो नहीं मिला। मैंने बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, अभी आप लोगों को वो अंक मिलने का समय नहीं हुआ है। वो तो अभी कल ही प्रेस से बाहर आया है। हमारे ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक है और मुफसिल के इलाकों में सारा डिस्पैच एक ही दिन में पूरा कर पाना मुमकिन नहीं होता। निर्मला ने अपने समस्या बताते हुए कहा, ओह, तब तो मेरा बंग प्रभा पहले ढाका जाएगा, फिर वहां से पता बदल कर यहां आएगा, तब कहीं जाकर मुझे मिलेगा। मन्मथ बाबू, क्या आपके पास उसकी कोई प्रति इस समय मौजूद नहीं है? बंग प्रभा के प्रति निर्मला का ये गहरा अनुराग और लगाव देखकर मेरा संपादक हृदय खुशी से झूम उठा। मैंने बहुत उत्साहित होकर कहा, हाँ, बिल्कुल है, मेरे पास एक कॉपी रखी है, मैं कल ही आपको वो भिजवा दूंगा। निर्मला ने शालीनता से कहा, इसके लिए आप ज्यादा कष्ट मत कीजिएगा, जब सुविधा हो तब भेज दीजिएगा। निर्मला की मां ने विदा लेते हुए कहा, मन्मथ बाबू, कल दोपहर हमारे घर चाय पर आपका निमंत्रण रहा, आप जरूर आइएगा। इतना कहकर और शिष्टाचार के साथ अभिवादन करके वे सब वहां से चले गए। मैं अपने गंतव्य सैनिटोरियम की ओर चल पड़ा। रास्ते भर में यही सोचता रहा कि शिक्षा और अच्छी संगत का कैसा गहरा प्रभाव होता है। एक बंगाली लड़की भी बातचीत में इतनी बेझिझक और आत्मविश्वास से भरी हो सकती है, ये देखकर मैं दंग था। रात को जब मैंने बिस्तर पर अपने थके हुए शरीर को आराम दिया तो समाज शास्त्र से जुड़े कई विचार मेरे मन में कौंधने लगे। ये जो नई शिक्षा के साथ साथ नए आचार व्यवहार हम यूरोप से आयात कर रहे हैं, इसका भविष्य में हमारे समाज पर कैसा असर पड़ेगा? क्या हम अपनी जड़ों से कट रहे हैं या ये प्रगति की दिशा में एक सही कदम है? इन गहरे विचारों में डूबते उतरते इससे पहले कि मेरा चिंतन किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाता, मुझे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह उठकर चाय पीते समय मैं पिछले दिन की घटनाओं पर विचार करने लगा। सच कहूं तो समाज में स्त्री पुरुषों का इस तरह बेरोक-टोक मिलना जुलना मुझे सामाजिक नैतिकता के लिहाज से सुरक्षित नहीं लगता। इसीलिए मैंने सोचा कि चाय के निमंत्रण पर नहीं जाऊंगा, भला अपनी ही सिद्धांतों के खिलाफ काम क्यों करूं। बंग प्रभा की प्रति तो किसी नौकर के हाथ भी भिजवाई जा सकती है। लेकिन सतीश भी कैसा गधा है, आया ही नहीं। शायद निर्मला को छोड़कर आ ही नहीं पाया। मन ही मन उन दोनों की प्रेम लीला की कल्पना करके मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। दोपहर के भोजन के बाद मुझे लगा कि अगर मैं चाय के निमंत्रण पर नहीं गया तो ये शिष्टाचार के नाते ठीक नहीं होगा। जब मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो उसे निभाना मेरे कर्तव्य है। अगर ये मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध ही था तो मुझे उसी समय मना कर देना चाहिए था। खैर, आज के लिए चला जाता हूं। भविष्य में सावधान रहूंगा। अब कोई और न्योता स्वीकार नहीं करूंगा। शाम को जाने के लिए मैं तैयार होने लगा। मैंने अपनी वेशभूषा पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया। खुद को तर्क दिया कि सिर्फ मर्दों के बीच घूमना हो तो कपड़ों के कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब महिलाओं के बीच जाना हो तो थोड़ा सलीका जरूरी है। दार्जिलिंग में कई बार आ चुका हूं। यहाँ की हर गली और रास्ता मेरे लिए जाना पहचाना है। जब मैं उनके घर के पास पहुंचा तो 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे। निमंत्रण ठीक 4 बजे का था। मैंने सोचा ये लोग अंग्रेजी मिजाज के हैं, अगर समय से पहले पहुंचा तो कहीं मुझे गवार ना समझ लें। इसलिए बाहर यहाँ वहाँ थोड़ा टहलकर ठीक 4 बजे मैंने अपना कार्ड अंदर भिजवाया। सबने बड़े लाड़ चाव और सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया। आज निर्मला वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। स्टेशन पर जब मैंने उसे देखा था तब उसने अंग्रेजी केप और अंग्रेजी जूते पहन रखे थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, पर अब देखा तो उसके पैरों में लाल मखमल के देसी जूते थे। नारंगी रंग की ताफ्ता साड़ी आधुनिक तरीके से पहनी हुई थी। सिर पर घने बालों का ढीला सा जूड़ा था और उस जूड़े में एक पीले रंग का पहाड़ी गुलाब खिला था। निर्मला सचमुच बहुत सुंदर है। शुरुआत में सतीश कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने मन ही मन तैयारी कर ली कि उसे अकेले में पाते ही निर्मला के उन लाल मखमली जूतों और उनके भीतर के गुलाबी पैरों को लेकर कैसा मजेदार मजाक करूंगा। कुछ देर बाद सतीश भी आ गया। चाय और ढेर सारी गपशप के बाद हम सबने साथ में टहलने जाने का फैसला किया। करीब 1 घंटे तक घूमने के बाद जब मैं विदा लेने लगा तो मिसेस सेन बोली, मन्मथ बाबू, कल अगर आप फिर से चाय के समय आए तो हम सब साथ घूमने चल सकते हैं। मुझे लगा कि यही सही मौका है अपनी बात साफ साफ कहने का और निमंत्रण को स्पष्ट रूप से मना करने का।
साथ ही क्या मुझे मना करने का असली कारण भी बता देना चाहिए? समाज नीति से जुड़ा जो महान सिद्धांत और आदर्श मेरे मन में है, क्या उसकी व्याख्या करने का ये सबसे सही अवसर नहीं है? लेकिन फिर मैंने सोचा, निमंत्रण कहाँ मिला है? उन्होंने तो सिर्फ एक संभावना जताई है। अगर आएं, क्या इसे पक्का न्योता कहा जा सकता है? इसी मानसिक उधेड़बुन में फंसे रहने के कारण मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाया, और इसी बीच वे सब भी नमस्कार करके विदा हो गए। अगली सुबह करीब 10 बजे सतीश अचानक आ पहुंचा। मैंने जब उससे चुटकी लेते हुए पूछा कि वो निर्मला को छोड़कर भला यहां तक कैसे आ गया, तो वो झुंझलाकर बोला, अरे भाई, तुम अपना वो अभागा अखबार बंग दर्शन या बंग प्रभा, जो भी नाम है उसका, जो देकर आए हो, वो सुबह से उसी में डूबी हुई है। उसे दुनिया जहान की सुध नहीं है। मैं तो तंग आकर और गुस्सा होकर वहां से चला आया। ये सुनकर मेरा मन भीतर ही भीतर खुशी से खिल उठा। साहित्य के प्रति निर्मला का इतना गहरा लगाव और अनुराग। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर निर्मला कभी कुछ बांग्ला में लिखें तो मैं खुद उसे सुधार कर और सवार कर बंग प्रभा में शान के साथ छापूंगा। सतीश काफी देर तक बैठकर निर्मला की ढेरों बातें और किस्से सुनाता रहा। इन दो नए नवेले प्रेमियों की खुशियों और उनकी बातों को सुनकर मेरा अपना मन भी फिर से जवान और उत्साह से भर उठा। अंत में उठते हुए सतीश बोला, अच्छा अब मैं चलता हूं। बस ये देखने आया था कि तुम्हें कमरा कैसा मिला है। अब सीधा चाय के समय मुलाकात होगी। तुम आ रहे हो ना? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, चाय पर? आज तो शायद मेरा आना नहीं हो पाएगा। वैसे भी मिसेस सेन ने मुझे कोई औपचारिक निमंत्रण तो दिया नहीं है। सतीश अचरज से बोला, क्यों नहीं दिया? उन्होंने बिल्कुल निमंत्रण दिया है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अरे भाई, कहाँ दिया? उन्होंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि अगर आप आएं। सतीश ने चिढ़ते हुए कहा, हद है भाई, इसी को तो न्योता कहते हैं। अब क्या वे तुम्हारे दरवाजे पर आकर गले में दुपट्टा डालकर और हाथ जोड़कर बाकायदा शास्त्र सम्मत तरीके से निमंत्रण देंगी? तुम भी ना कितने पुराने ख्यालात के इंसान हो। मैंने अपनी दुविधा सामने रखी। क्या कह रहे हो? पर मैं तो आज जा नहीं पाऊंगा। अगर नहीं गया तो क्या ये बहुत बड़ी बदतमीजी या अभद्रता मानी जाएगी? सच कहूं तो भाई, मुझे तुम लोगों के ये विलायती तौर तरीके और शिष्टाचार की बारीकियां समझ नहीं आती। सतीश ने बड़ी गंभीरता के साथ डराते हुए कहा, हाँ भाई, ये तो वाकई बहुत बड़ी अभद्रता और अपमान माना जाएगा। ये सुनकर मुझे खुद पर ही बड़ी कोफ्त होने लगी। मुझे लगा कि उसी समय मिसेस सेन से कम इतना तो कह देना चाहिए था कि नहीं, कल मैं नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा ज़रूरी काम है। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो बस इस मानसिक बहस और उधेड़बुन में फंसा रहा कि इसे बाकायदा निमंत्रण माना जाए या नहीं, और अब देखो कैसी अजीब स्थिति बन गई है। सतीश ने मेरी परेशानी देखकर हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इतनी चिंता मत करो, कोई भयंकर अभद्रता नहीं होगी। बस अगली बार जब मिलो तो माफी मांग लेना, उतना काफी होगा। लेकिन तुम आओगे क्यों नहीं? मेरा कहना मानो, जरूर आओ। सतीश को अपना असली कारण बताने का मेरा मन नहीं हुआ, वो उत्साह ही नहीं बचा था। मैंने बहाना बनाते हुए कहा, देखो भाई, आज मुझे थोड़ा विशेष काम। सतीश ने बात काटते हुए कहा, विशेष काम कल हो जाएगा, आज तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। कम से कम आने की पूरी कोशिश जरूर करना। इतना कहकर वह आंखों से ओझल हो गया। मैंने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं आज वहां बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, मुझे एकांत का एहसास होने लगा और अकेलापन खटकने लगा। मन में एक उत्सुकता भी जागने लगी कि निर्मला को पूजा विशेषांक बंग प्रभा कैसा लगा होगा। विशेष रूप से मेरे द्वारा लिखा गया वह लेख, नारी जीवन के आदर्श। आखिरकार वह लेख मैंने निर्मला जैसी आज की शिक्षित और आधुनिक विचारधारा वाली महिलाओं को ध्यान में रखकर ही तो लिखा था। उस लेख को पढ़ने के बाद निर्मला की राय क्या है और उसके विचार क्या हैं, ये जानना मेरे लिए बेहद जरूरी हो गया था। इसी जिज्ञासा ने मेरे संकल्प को डगमगा दिया और आखिरकार मैंने तय किया कि मुझे जाना ही चाहिए। जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि ड्राइंग रूम एकदम खाली पड़ा है। अभी मैं वहां कुछ ही देर बैठा था कि निर्मला अंदर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए शालीनता से नमस्कार किया और बोली, अरे ये तो हमारा सौभाग्य है। सच कहूं तो हमने तो आपके आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पिताजी, माताजी और सतीश बाबू बागीचा देखने गए हैं। सतीश बाबू कह रहे थे कि आप आज नहीं आएंगे क्योंकि आप किसी नए लेख को लिखने में बहुत व्यस्त हैं। क्या वाकई आप किसी नई रचना में जुटे हैं? मैंने थोड़ा झेंपते हुए उत्तर दिया, हाँ नहीं, दरअसल थोड़ा काम था तो मैंने सोचा। निर्मला ने बात काटते हुए पूछा, अच्छा, बंग प्रभा के काम में रोजाना आपके कितने घंटे निकल जाते हैं? मेरा लगभग पूरा समय बंग प्रभा की भेंट चढ़ जाता है। मैं तो बस बंग प्रभा को लेकर ही जी रहा हूं। उन्होंने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी इसी तरह दिन रात साहित्य साधना में डूबी रहूं। लेकिन आपके सामने ये इच्छा जाहिर करना शायद बहुत बड़ी गुस्ताखी या दुस्साहस का काम होगा, है ना? भला ऐसा क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। निर्मला ने शरारत भरी मुस्कान के साथ तर्क दिया, क्योंकि आपने
आपने लेख नारी जीवन के आदर्श में जो बातें लिखी हैं उनके अनुसार तो स्त्री का असली कार्यक्षेत्र उसका घर ही है। आपकी नज़र में खुद की उपेक्षा करके दूसरों की सेवा में खुद को झोंक देना ही सच्चा नारी धर्म है? मैंने उत्सुकता से पूछा। तो इसका मतलब आपने वो लेख पढ़ लिया है? पढ़ाई नहीं बल्कि पूरा चाट लिया है। कल रात बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ते हुए मेरी आंख लग गई थी। जब अचानक नींद खुली तो देखा कि मोमबत्ती खत्म होने को है और उसकी लौ तेजी से धक धक कर जल रही है। पूरे कमरे में इतनी तेज रोशनी हो गई थी कि एक पल के लिए तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, ओह शुक्र है कि कहीं आग नहीं लगी। निर्मला ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। अगर आपकी बंग प्रभा पड़ते हुए मेरे मच्छरदानी में आग लग जाती और मैं जल जाती तो सोचिए ये दुर्घटना अखबारों में कितनी छपती। इससे आपकी बंग प्रभा का बड़ा जबरदस्त विज्ञापन हो जाता। उनके इस हाजिर जवाबी तर्क पर मुझे तुरंत कोई जवाब नहीं सूझा। बस मेरे दिमाग में एक उपमा कौंधने लगी। जिस मोमबत्ती के जलने की बात वे कर रही थीं, क्या ये सुशिक्षित महिला खुद भी वैसी ही कोमल नहीं है? और क्या उनकी बुद्धि उस लौ की तरह ही दीप्तिमान नहीं है? मैं बस एक बेमतलब की हंसी हंसकर रह गया। फिर मैंने संभल कर पूछा, बांग्ला साहित्य के प्रति आपका इतना अनुराग है तो आप खुद बांग्ला में लिखती क्यों नहीं? मैं लिखूंगी तो पढ़ेगा कौन? और सबसे बड़ी बात, उसे छापेगा कौन? मुझे गहरा संदेह हुआ कि निर्मला शायद चोरी छिपे कुछ लिखती जरूर हैं, लेकिन साफ साफ पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। संपादकीय चर्चा चली तो बात छोटी कहानियों तक आ पहुंची। मैंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, हर महीने एक छोटी कहानी देने का जो चलन शुरू हुआ है उसमें कभी कभी अच्छी कहानियों की कमी हो जाती है और संपादक को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। निर्मला ने उत्साह से कहा, मेरी एक सहेली है जो छोटी कहानियां लिखती है। मेरे पास उसकी एक कहानी रखी है, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? अगर मुझे इस आने वाली आफत का अंदाजा होता तो मैं छोटी कहानियों का जिक्र ही नहीं छेड़ता। संपादकीय चक्की में पिसते हुए हमें न जाने कितने नए लेखकों की कच्ची कहानियां पढ़नी पड़ती हैं, और मैं तो इस एक महीने की छुट्टी लेकर पहाड़ों की वादियों में घूमने आया था। फिर भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने बेमन से निर्मला से कहा, ठीक है दे दीजिए, मैं उसे देख लूंगा। उसे पढ़कर आपको अपनी बिल्कुल सच्ची राय मुझे बतानी होगी। हाँ बिल्कुल बताऊंगा। कहीं वो मेरी सहेली है ये सोचकर आप अपनी राय छुपा तो नहीं लेंगे? अगर आप वाकई सच सुनने के लिए इतनी उत्सुक हैं तो मैं अपना बिल्कुल ईमानदार नजरिया ही पेश करूंगा। निर्मला तुरंत वहां से उठी और अंदर चली गईं। कुछ मिनटों बाद वे वापस आईं। उनके हाथ में फुल स्केप कागज पर लिखा हुआ एक पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट था, जिसमें आधा मार्जिन छोड़ा गया था और अक्षरों की बनावट बहुत सुंदर और सलीके वाली थी। कागज के कोनों को लाल रेशमी धागे से करीने से बांधा गया था। उन्होंने वो पन्ना मेरे हाथ में थमा दिया। पहले पन्ने पर नजर टिकाते ही मैंने कहा, नया लेखक है? निर्मला ने चौंक कर पूछा, हाँ, पर आपको ये कैसे पता चला? मैंने तजुर्बेकार लहजे में कहा, नए लेखक अक्सर अपनी पांडुलिपि बहुत सजा धजाकर और बड़े जतन से लिखते हैं। पुराने और अनुभवी लेखकों की लिखावट तो अक्सर इतनी अस्पष्ट होती है कि पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। इतना कहकर संपादकीय आदत के चलते मैंने तुरंत आखिरी पन्ना पलटा और नाम ढूंढने लगा, पर वहां कोई नाम नहीं था। मैंने आखिरी पन्नों पर सरसरी नजर दौड़ाई कि कहीं नायक या नायिका ने जहर तो नहीं पी लिया, क्योंकि नए लेखकों की कहानियों में अक्सर अंत में कोई बचता नहीं है। पर यहां देखा कि नायक नायिका दोनों जीवित थे। ये देखकर मुझे थोड़ा हौसला मिला। मेरे मन में यह संदेह गहराने लगा कि हो ना हो ये कहानी निर्मला की अपनी ही है। अक्सर शर्मीले लेखक जब पहली बार अपनी रचना किसी को दिखाते हैं तो उसे किसी दोस्त की रचना बताकर ही पेश करते हैं। मैंने निर्मला से कहा, आज मैं अपने कमरे पर जाकर इसे इत्मीनान से पढ़ूंगा और कल आकर आपको अपनी राय दूंगा। इस बात की पूरी संभावना थी कि कहानी निर्मला की ही है। अब मुझे अपनी राय को किन शब्दों में पिरोना है ये मुझे पहले से ही पता था। दोस्ती के नाते नए लेखकों की आलोचना मैं हजारों बार कर चुका हूं। मेरे पास कुछ बंदे बंधाए जुमले थे, बस उन्हीं को सलीके से चिपकाना था। जैसे कहीं कहीं दिल को छू लेने वाली बात कही गई है, अगर अभ्यास जारी रखा तो आगे चलकर एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, इत्यादि। इसी बीच घर के बाकी लोग भी बागीचे से लौट आए। चाय और नाश्ते के दौर के साथ घर के भीतर ही गप्पों का सिलसिला चल पड़ा। अब बाहर घूमने जाने का विचार त्याग दिया गया। घर जाकर जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। पहली बात तो ये कि ये किसी नए लेखक की कमजोर रचना नहीं थी। हाथ मंझा हुआ था, भाषा ओजस्वी, प्रभावशाली और साथ ही बहुत संयमित थी। दूसरी बात ये कि ये निर्मला की अपनी लिखावट भी नहीं थी। मैं इतने सालों से यूं ही संपादन की कुर्सी पर नहीं बैठा हूं। ये किसकी रचना है ये समझते मुझे देर नहीं लगी।
ये साफ तौर पर गौरीकांत राय की लेखनी थी। हालांकि उनसे मेरी कभी सीधी मुलाकात नहीं हुई, पर सुना है कि वे ढाका की तरफ कहीं रहते हैं। उनकी बहुत सी रचनाएं मैं पहले पढ़ चुका हूं। वे नए लेखकों की जमात में एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। वैसे उनके लेखन में कुछ त्रुटियां भी हैं, पर वे सब कच्ची उम्र के दोष हैं जो अनुभव के साथ धीरे धीरे सुधर जाएंगे। अगले दिन जब मैं निर्मला से मिला तो मैंने उस रचना की दिल खोलकर प्रशंसा की। कुछ जगहों पर मैंने कमियां भी बताईं, लेकिन अपनी बात में प्रशंसा का पलड़ा ही भारी रखा। मैंने जिज्ञासावश पूछा, लेखक की उम्र क्या काफी कम है? निर्मला बोली, जी हाँ, मुझसे कुछ ही साल बड़े होंगे। शायद आपके बहुत करीबी मित्र हैं? जी हाँ, वे मेरे एक विशेष मित्र हैं। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी खटास पैदा हो गई। एक जवान कुंवारी लड़की का भला कोई युवक विशेष मित्र क्यों होगा? मैंने फिर सवाल किया, क्या हमें उनकी एकाध रचनाएं बंग प्रभा के लिए मिल सकती हैं? निर्मला मुस्कुराकर बोली, क्यों, क्या आपको बहुत लालच आ रहा है? मैंने स्वीकार किया, हाँ, लालच तो है। अच्छा, तो फिर मैं आपको एक रचना दिलाने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये वाली नहीं। क्या आपके पास उनकी बहुत सारी रचनाएं रखी हैं? उनकी लगभग सभी रचनाएं मेरे पास रहती हैं। वे जैसे ही कोई नई चीज लिखकर खत्म करते हैं, तुरंत मुझे भेज देते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, मामला गड़बड़ है, इतनी ज्यादा आत्मीयता और नजदीकी। मैंने उनसे कहा, तो इसका मतलब आप ही उनकी प्रधान पाठिका हैं? निर्मला ने उत्तर दिया, कम से कम पहली पाठिका तो जरूर हूं, और शायद उनकी लेखनी की सबसे बड़ी प्रशंसक भी मैं ही हूं। मैंने अंततः पूछ ही लिया, क्या मैं उनका नाम जान सकता हूं? निर्मला ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर बोली, गौरीकांत राय। ये नाम लेते समय उनके गालों पर एक हल्की सी सुर्खी उभर आई। निर्मला के चेहरे के उस रंग को देखकर मुझे अपने दोस्त सतीश के लिए बहुत दुख हुआ। बेचारा सतीश। उसके बाद हम गौरीकांत की अब तक प्रकाशित हुई रचनाओं के बारे में चर्चा करने लगे। मैंने उन्हें बताया कि उनका नया उपन्यास नंदराणी हमें समीक्षा के लिए प्राप्त हुआ है। इसके बाद के 2-3 दिनों तक मेरी और निर्मला की गौरीकांत राय के लेखन पर लंबी बातें होती रहीं। निर्मला जिस तरह से उनकी बातें करती थीं, उसे देखकर तो यही लगता था कि वह गौरीकांत की पूजा करती हैं। पता नहीं क्यों उस अनजाने शख्स गौरीकांत राय के प्रति मेरे मन में एक अजीब सी नफरत और चिढ़ पैदा होने लगी। सतीश ने अब तक सेन दंपत्ति के सामने निर्मला का हाथ नहीं मांगा था, लेकिन यदि वो ऐसा करता है तो उसके मंजूर होने की पूरी संभावना है। मेरा तो अटूट विश्वास है कि सतीश जिस तरह डॉक्टर सेन का दामाद बनने का अभिलाषी है, डॉक्टर सेन भी उसी तरह सतीश को अपना दामाद बनाने के लिए उतने ही उत्सुक हैं। पिछले कुछ दिनों के हाव भाव और माहौल को देखकर यही साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। परंतु वो गौरीकांत वाला झमेला मुझे गहरी दुविधा और चिंता में डाले हुए है। स्त्री और पुरुष के बीच परम मित्रता जैसी बात मेरी समझ से बिल्कुल परे है। अब मामला कुछ ऐसा उलझता दिख रहा है कि सतीश और निर्मला का विवाह तो हो जाएगा, लेकिन निर्मला बांग्ला साहित्य के प्रति अगाध प्रेम रखती है, जबकि सतीश बांग्ला साहित्य के नाम से ही जल भुन जाता है। दूसरी ओर ये गौरीकांत एक अत्यंत प्रतिभावान लेखक है, जिसने दुनिया की समस्त नारी जाति में से सिर्फ निर्मला को ही चुनकर अपनी साहित्यिक संगिनी बना लिया है। और तो और निर्मला का मन भी गौरीकांत के प्रति एक अजीब से भावुक आकर्षण में खिंचता चला जा रहा है। ये कैसे अज्ञात बीज के समान है, जिससे भविष्य में किस जहरीले वृक्ष का जन्म होगा कौन जानता है। मैं ये कतई होने नहीं दूंगा। मैं अपने मित्र के दाम्पत्य जीवन को हर कांटे से मुक्त करूंगा। निर्मला ने गौरीकांत की पूजा के लिए अपने मन के भीतर जिस भक्ति मंदिर की स्थापना की है, उस मंदिर को मैं अपनी आलोचना के वज्र से भस्म कर दूंगा। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि नए बंगाल में गौरीकांत से भी कहीं अधिक प्रतिभाशाली लेखक मौजूद हैं। मैं गौरीकांत की भाषा की गलतियां ढूंढ निकालूंगा, नए और पुराने पाश्चात्य साहित्य को कोना कोना छान मारूंगा और ये पता लगाऊंगा कि गौरीकांत के किस विचार का जुड़ाव कहाँ से है। मैं दोनों रचनाओं के अंशों को अगल बगल रखकर गौरीकांत को एक साहित्यिक चोर के रूप में जगत के सामने घोषित करूंगा। अपने निरंतर परिश्रम और प्रहारों से मैं निर्मला के मन में ये विश्वास पैदा कर दूंगा कि उसका ये आराध्य देव महज मिट्टी की एक मूरत है, जिसके भीतर सिर्फ पुआल भरा है। सतीश और निर्मला की रक्षा करना मेरे लिए अपनी स्वयं की रक्षा करने के समान है। अपने घर का पैसा लगाकर इतने समय से मैं बंग प्रभा चलाता आया हूँ। मेरा संपादकीय आलोचना दंड छोटे बड़े हर लेखक के लिए एक दहशत का प्रतीक है। इस बार उसी दंड की सहायता से मैं अपने मित्रता के धर्म का पालन करूँगा। एक पल के लिए मन में संदेह उठा कि क्या इससे संपादकीय नैतिकता का हनन नहीं होगा, लेकिन अपने पक्ष में हजारों तर्क गढ़कर मैंने बड़ी आसानी से अपने ही मन को आंख मार दी।
ऐसा निश्चय करके सबसे पहले मैंने नंदरानी पुस्तक की एक अत्यंत भयानक और तीखी आलोचना लिखी। कार्तिक महीने के अंक के लिए वो आलोचना मैंने कलकत्ता भेज दी। यथा समय उसका ऑर्डर प्रूफ मेरे पास आया। मैंने सुधार करते हुए उस आलोचना को कई जगहों पर और भी अधिक कड़वा और घातक बना दिया। उसे दिन शाम के वक्त सतीश मुझसे मिलने आया। मेरी मेज पर नंदरानी को देखकर उसने किताब उठा ली। मैं घबराकर चीखा, ओह, इसे मत छुओ, ये एक बांग्ला किताब है। सतीश बोला, इसी किताब को लेकर तुम पिछले कई दिनों से ऐसे पागल हुए बैठे हो कि पूरे एक हफ्ते से हमारे पास तक नहीं आए। जब भी आता हूं तो मैं ऐसी किताब पर कुछ लिखते हुए पाता हूं, इसीलिए आज मैं इसे तुमसे छीनने आया हूं। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, मैं इस किताब की समीक्षा कर रहा था। अब तुम इसे ले जा सकते हो क्योंकि मेरा काम खत्म हो चुका है। समीक्षा पूरी हो गई? सतीश ने पूछा। मैंने जवाब दिया, हां, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ऑर्डर प्रूफ डाक से वापस भेजा है। सतीश को अचानक बांग्ला साहित्य में इतनी दिलचस्पी लेते देख मैं चकित रह गया। आखिर हुआ क्या है? सतीश मेरे चेहरे की ओर देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा, आखिर माजरा क्या है भाई? सतीश ने गहरी सांस ली और बोला, चलो, आज मैं तुम्हें अपने जीवन का एक बहुत बड़ा राज बताता हूं। मैं बस तुम्हारे अखबार में नंदरानी की समीक्षा निकलने का इंतजार कर रहा था। मैं पूरी तरह चौंक गया। नंदरानी की समीक्षा? भला नंदरानी की समीक्षा का तुम्हारे जीवन के राज से क्या है ना देना? सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, गहरा नाता है भाई, क्योंकि मैं ही गौरीकांत राय हूं। ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं आसमान से गिरा। मैंने हकबकाते हुए पूछा, तुम हो गौरीकांत राय? सतीश खिलखिलाकर हंसा और बोला, हाँ, मैं ही हूं। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? सती का अर्थ होता है गौरी और ईश का अर्थ होता है कांत। मेरे मुंह से सिर्फ तुम शब्द निकला। उसी पल मैंने नौकर को बुलाने के लिए घंटी बजाई। नौकर के आते ही मैंने उसे टेलीग्राम वाला कागज लाने का हुक्म दिया। सतीश बताने लगा कि जब वो विलायत में था तब ब्रिटिश म्यूजियम में बैठकर उसने सारी बेहतरीन बांग्ला किताबों का बड़े ध्यान से अध्ययन किया था। वहीं उसने लिखने का अभ्यास शुरू किया। वो बंग प्रभा में अपनी पहली रचना नंदरानी की समीक्षा का इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर मुझे पहले पता चल गया तो मैं उसकी बेजा तारीफ करके उसे आसमान पर चढ़ा दूंगा। नौकर टेलीग्राम का फॉर्म लेकर आया। मैंने कांपते हाथों से मैनेजर को तुरंत संदेश लिखा, नंदरानी की समीक्षा का ऑर्डर प्रूफ मैंने अभी डाक से भेजा है, पर उसे किसी भी कीमत पर मत छापना। उसकी जगह कोई दूसरा लेख लगा देना। समाप्त।